नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूँ। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समथिंग विदाउट कंसिडरेशन, अर्थात मालिक के यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ किसी एस्टेब्लिशमेंट में कार्य कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, लंबे समय तक उसने अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसे मालिक एक सेवा के एवज में लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन, या वो जब नौकरी छोड़ता था या डेथ हो जाती थी, डिसेबलमेंट हो जाता था, तो उसे एक लमसम अमाउंट देता था। इस बारे में कई बार मालिक तथा कर्मचारी के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाते थे। इस ग्रेच्युटी का एक लैटिन टर्म था ग्रेटिट्यूअस, अर्थात ऑफ द जॉब बेनिफिट, यानी लगातार वफादारी निभाने पर एम्प्लॉयर उसे पारिश्रमिक के रूप में एक अलग से भुगतान करता था। लगातार वफादारी निभाने पर कंपनी छोड़ते जाते समय उसे लॉयल्टी के रूप में बेहतर सेवा के लिए मालिक उसे एक लमसम के रूप में अमाउंट देता था। लेकिन इसमें कम से कम एक ही मालिक या ठेकेदार के अधीन 5 वर्ष की सेवाएं होना आवश्यक था, अन्यथा ग्रेच्युटी का लाभ उसे नहीं दिया जाता था। इस बात को देखते हुए सरकार द्वारा यह एक अधिनियम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी को एक लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन, डेथ, डिसेबलमेंट, या जब वो नौकरी छोड़ देता है उस समय प्राप्त हो जावे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इस अधिनियम को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कहा जाता है। यह 16 सितंबर 1972 से लागू हुआ है। इसमें टोटल 15 सेक्शंस हैं तथा इस एक्ट में ग्रेच्युटी शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी मीन्स लमसम अमाउंट जो कि उसके रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन के समय उसे प्राप्त होता है। इसमें 5 बार संशोधन किए जा चुके हैं। वर्ष 1987, वर्ष 1994, वर्ष 2006, वर्ष 2010 एवं वर्ष 2018 में इसमें संशोधन हुए हैं। यह एक्ट दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यह एक्ट पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट आदि पर लागू होता है, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, वहां पर यह ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वह किसी संस्थान पर यह इस अधिनियम को लागू कर सकती है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस बतलाना मैं आपको जरूरी समझ रहा हूं। वो इस प्रकार है कि एम्प्लॉय का अर्थ यह है कि एनी पर्सन जो प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर 10 या 10 से अधिक उस एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री में जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, वो मैनुअल या क्लरिकल वर्क हो सकता है, लेकिन वो फ्री में काम नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको वेजेस मिलते हैं। एक बार इस एस्टेब्लिशमेंट पर जहां 10 और मोर पर्सन्स एप्लीकेबल हैं, यदि ये ग्रेच्युटी एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, तो वहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी से कम होने पर भी इस अधिनियम के प्रावधान लेबर लॉज में लागू होते हैं। ही विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। अगर मान लो 8 संस्था में कार्यरत कर्मचारी रह जाते हैं तो भी उस पर ग्रेच्युटी के प्रावधान लागू होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी फैक्ट्री, माइन, एस्टेब्लिशमेंट में इससे कम कर्मचारी होने पर भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू कर सकती है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु था कि ये जॉब छूटने पर ही ग्रेच्युटी मिलेगी। इसमें जैसे पेंशन में प्रति माह आदमी को रिटायरमेंट के बाद कुछ राशि सर्टेन जो फिक्स होती है वो प्राप्त होती है,
उस तरह नहीं है, बल्कि ग्रेचुटी एक लमसम के रूप में, एक मुश्त राशि के रूप में आफ्टर लिविंग द जॉब, और जो उसने लॉयल्टी सेवा में लगातार की है उसके कारण गिफ्ट गिवन बाय द एम्प्लॉयर के रूप में इसको ग्रेचुटी दिए जाने का प्रावधान है। ग्रेटिट्यूअस मीन्स लैटिन वर्ड था, उसी के आधार पर इसको ग्रेचुटी रखा गया है। उसकी सैलरी कितनी भी हो तो भी वह हर कर्मचारी को ग्रेचुटी का एंटाइटलमेंट प्राप्त होता है। अब एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस को छोड़कर जो भी व्यक्ति है वो एम्प्लॉय कहलाएगा। हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, वेजेस के लिए जो इसको एम्प्लॉय किया गया है उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, मैनुअल और अदरवाइज वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एक्ट में यदि ग्रेचुटी के कोई रूल्स या स्टेट गवर्नमेंट में कोई ग्रेचुटी के रूल्स एप्लीकेबल हैं तो यह इस अधिनियम का लाभ कर्मचारी नहीं ले सकता है अगर वो एनी अदर एक्ट में पहले से कवर्ड है, अर्थात ड्यूल बेनिफिट उसे प्राप्त नहीं होगा। इसमें फैक्ट्री का एमडी, फैक्ट्री मैनेजर या सुपरविजन और कंट्रोल जिसका एस्टेब्लिशमेंट पर है वो लायबल होता है। फैमिली में जो भी उसके मेंबर्स होंगे मेल एम्प्लॉय के रूप में वो हिमसेल्फ स्वयं हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं। इसी प्रकार फीमेल में भी यही व्यवस्था है। ग्रेचुटी कम से कम 5 वर्ष की सेवा, मिनिमम 5 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस होने पर भी एप्लीकेबल होती है। इसके एक्सेप्शन है, यदि डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसको ये 5 साल का बंधन लागू नहीं होता है। कंटिन्यूअस सर्विस में ये बतलाया गया है कि एम्प्लॉय लगातार सेवा में रहा है, एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो सिकनेस या एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी या पनिशमेंट के रूप में जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित ना रहा हो। इसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम अभी लिमिट 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी के अमाउंट के रूप में रखी गई है। 29 मार्च 2018 के द्वारा यह सीमा पहले 10 लाख रुपए थी जो अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। सैलरी कितनी भी हो हर एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक बार एम्प्लॉय डिसेबल्ड यदि हो गया है तो बिफोर डिसेबलमेंट और आफ्टर डिसेबलमेंट का एवरेज निकालकर उसे ग्रेचुटी कैलकुलेट की जाएगी। इस डिटर्मिनेशन में अनडिस्प्यूटेड होने पर 30 दिवस के अंदर जो ग्रेचुटी का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वहां पर एम्प्लॉयर को पे करनी होगी। डिस्प्यूटेड केस में अथॉरिटी के यहाँ इस राशि को ग्रेचुटी को जमा करना होगा या कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसकी जांच कर उसको दे सकता है, या अगर कोई वो स्थिति है तो रिकवरी के लिए आरआरसी भी कलेक्टर को भेज सकता है। इंटरेस्ट का अमाउंट कभी भी ग्रेचुटी के टोटल अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड माने गए हैं। एम्प्लॉयर कहीं कहीं पर ग्रेचुटी के अमाउंट के लिए एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस भी करा लेता है। जहां 500 से अधिक कर्मचारी हैं और गवर्नमेंट उसमें छूट दे चुकी है, ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के यहाँ रजिस्ट्रेशन आदि भी कराना इनमें इस एक्ट में आवश्यक है। पेनल्टी के रूप में यदि 30 दिवस के अंदर उसको अमाउंट ग्रेचुटी का नहीं दिया जाता है तो 6 माह से 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कंटिन्यू ऑफेंस होने पर 1000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी एम्प्लॉयर पर लगाया जा सकता है। अब इन्होंने ये अलग अलग बतलाया है इस एक्ट में कि यदि मंथली वेजेस ले रहा है तो लास्ट ड्रॉन प्लस नंबर ऑफ ईयर्स उसके आधार पर कैलकुलेट होगा। डेली वेजेस है तो नंबर ऑफ ईयर्स 15/26 दिन इसको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। 3 माह के एवरेज वेजेस के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। पीस रेटेड वर्कर है तो पिछले 3 महीने के एवरेज के आधार पर उसका कैलकुलेशन होगा। सीजनल एम्प्लॉय है तो 7 दिन के वेजेस के आधार पर 1 दिन की सैलरी को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन होगा। सैलरी में बेसिक प्लस डीए रखा जाएगा। इसके अंदर 2-3 चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं, जैसे बोनस, एचआरए, कमीशन, ओवरटाइम वेजेस आदि को नहीं लिया गया है। अब मैं आपको यह बतलाऊंगा कि सुपर एन्युएशन, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ डिसेबलमेंट या डेथ आदि के आधार पर ही ग्रेचुटी का भुगतान होता है। इसमें अगर टोटल सर्विस पीरियड 33 साल से ज्यादा है तो अधिकतम 33 वर्ष लिया जाएगा तथा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए रखी गई है। प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के आधार पर 15 दिन के आधार पर ग्रेचुटी कैलकुलेट की जाएगी।
यदि उसकी 30 साल की सेवा है तो बेसिक प्लस डीए प्लस 15 दिन के हिसाब से जो भी उसकी बेसिक और डीए होता था 26 से डिवाइड करते हुए कंप्लीटेड ईयर्स के आधार पर कैलकुलेट कर उसे ग्रेच्युटी दी जाएगी। अब इस प्रकार कुल समअप के रूप में मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रोविडेंट फंड की तरह इसको ग्रेच्युटी को पहले नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि लास्ट में सुपर एन्युएशन या डेथ या रेजिग्नेशन आदि की स्थिति में जब कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ता है उस समय लंप सम के रूप में ग्रेच्युटी का भुगतान उसको किया जाता है। और ये एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होता है। इस वेजेस में बोनस, एचआरए, कमीशन तथा ओवर टाइम वेजेस आदि को इंक्लूड नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैं। माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट, फैक्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई है या ब्रांचेस जो स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्टेट में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने अदर केसेस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को माना गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर ग्रेच्युटी का मुख्य उद्देश्य सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में, सोशल सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है, जो डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 1 साल की सेवा होने पर इसका लाभ मिल सकता है। अन्यथा कम से कम एक एस्टेब्लिशमेंट में एक ही एम्प्लॉयर या ठेकेदार के अधीन कम से कम 5 वर्ष की सेवा होने पर इसका बेनिफिट प्राप्त होता है। सैलरी कितनी भी हो, ग्रेच्युटी का एंटाइटलमेंट कर्मचारी को प्राप्त होता है। इसको सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के रूप में बनाया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम कर्मचारी के हित में सामाजिक सुरक्षा के रूप में लाया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को प्राप्त हो, इसका यही उद्देश्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।